नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के संबंध में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपका रिजल्ट जैसे कि बताया जा रहा है, ऐसी खबर भी आ रही है कि जल्द ही आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो अभी तक आपके सामने जो आपके मार्क्स दिख रहे हैं वो आपके मार्क्स नहीं हैं। अब जो मार्क्स आएंगे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स रहेंगे। तो बात वही आती है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और किसका नॉर्मलाइजेशन होता है। सिंपल सी बात दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इससे क्या होता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है और किसी में पेपर कठिन आता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए कि किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जाता है। देखिए, ये मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, जब मिडिल स्कूल वर्ग 2 और वर्ग के 1 की एग्ज़ाम हुई थी। तब मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, किस शिफ्ट में नंबर घटते हैं। पहली बात तो ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी सरल है। हर किसी को लगता है कि उसकी शिफ्ट कठिन थी। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये उस दिन कितने कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया, उसका औसत क्या था, उसका एक फार्मूला है दोस्तों। उसमें फार्मूले में सभी वैल्यूज पुट करके आपके नॉर्मलाइज नंबर निकाले जाते हैं। ये जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था आज से करीबन 2 साल पहले, ये आज मैं इसकी क्लिप डाल रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए, वर्ग 2 संबंधित है। तो ये आपको बताएगा कि इसमें ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के तहत आपका नंबर नॉर्मलाइज किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा इजी करके यहाँ पर थोड़ा समझाया है। तो यहाँ पर लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। हाँ, आपके नंबर 10 से 15 नंबर तक बढ़ भी सकते हैं और 10 से 15 नंबर तक घट भी सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में कोई भरोसा नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी एग्ज़ाम कितनी कठिन थी, उसके बाद कितने क्वेश्चन एरर्स हुए। तो इस तरह से बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी आपके नंबर पर। बहुत सारे कैंडिडेट जो फेल हो चुके हैं वो देखना नॉर्मलाइजेशन के बाद पास भी हो जाएंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो 80 85 थे, तो हो सकता है उनके नंबर कम हो जाए और वो फेल हो जाए। तो ये सभी चीज़ें अब पता चलेगी आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद ही। तो इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा मैं छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ, इसमें बड़ी क्लिप नहीं डालूंगा। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की व्यापक पद्धति अपनाता है। तो इस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी एग्जाम का। ओके, अब इस फार्मूले को अगर इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा इजी कर लिया है ताकि आप इस फार्मूले को समझ सको। तो देखिए, ये फार्मूला है, मैंने इसको थोड़ा इजी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी बटे मैंने c माइनस डी, और फिर से गुणित ये नंबर, ये आपके नंबर रहेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं, उसमें से d घटाकर फिर b जोड़ दिया जाएगा, फिर जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके नॉर्मलाइज नंबर होंगे। ठीक, अब इसमें दोस्तों a b c और d क्या है, ठीक, तो इस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। a क्या है दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा है या फिर आपकी जो शिफ्ट कितनी जो टोटल शिफ्ट हुई उसके 0.1% टॉपर से के नंबर का एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इंग्लिश का पेपर था 2 शिफ्ट में, तो 2 शिफ्ट में 0.1% टॉपर से का एवरेज नंबर लिया जाएगा। बी क्या है दोस्तों कि आप परीक्षा के औसत नंबर। ठीक है, तो आपकी परीक्षा की जितने शिफ्ट थी, जैसे कि इंग्लिश की 2 शिफ्ट थी, तो दोनों शिफ्ट के औसत नंबर निकालकर उसको लिया जाएगा। सी इसमें क्या है दोस्तों कि आपकी पाली के 0.1% टॉपर तक औसत। ठीक, आप दोस्तों यहाँ पर आपकी शिफ्ट की बात हो रही है। सी क्या है कि आपकी शिफ्ट में कितने टॉपर से उसका 0.1% लेकर उनका औसत एवरेज लिया जाएगा। डी क्या है दोस्तों आपकी शिफ्ट का एवरेज, यहाँ पर आपकी शिफ्ट का एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नंबर क्या है, ये आपके खुद के नंबर रहेंगे, और डी तो मैंने आपको बता दिया, डी आपकी पाली का एवरेज है। ठीक है, डी आपकी पाली का एवरेज है, और बी क्या है दोस्तों आपकी पूरी परीक्षा का औसत है। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को रखा जाएगा, और फिर जो दोस्तों जो फाइनलाइज नंबर आएंगे वो आपके नॉर्मलाइज नंबर रहेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत पीबी अभी तक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करती है। दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकली इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक एग्जाम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, और हम इसे प्रैक्टिकली करना हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप मानकर कुछ भी कर सकते हो, अगर आप मानकर कुछ करोगे तो नॉर्मलाइज नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। लेकिन दोस्तों, लार्ज स्केल पर जो एग्जाम्स होती है उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ही कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके इतने नंबर्स लेना, तो उनका फिर डिफरेंस नंबर गैपिंग बहुत अलग रहता है। तो इस तरह से एक फार्मूला मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक उदाहरण के तौर पर कुछ अंक लेकर इस फार्मूले के तहत
नॉर्मलाइजेशन करके देख सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर ही मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आप शिक्षक भर्ती में आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं और कितने घट सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें क्या था, कुछ सब्जेक्ट का लफड़ा नहीं था, तो पूरी परीक्षा एक ही परीक्षा थी। ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती में क्या था कि सब अलग अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा शिफ्ट है उस पर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी कम शिफ्ट है उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वर्ग 2 की अगर बात की जाए तो वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान की बहुत ज़्यादा शिफ्ट थी दोस्तों, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों रही बात कठिन और सरल शिफ्ट की, तो कठिन और सरल शिफ्ट को हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी एग्जाम कठिन है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी। ये तो वहाँ उस शिफ्ट में बैठे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए, उस हिसाब से पीबी ही इस चीज को डिसाइड कर सकता है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगर नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शिक्षक भर्ती पर, तो वो नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट आपकी जो आपने जो आपत्तियां लगाई है, जो बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपकी एग्जाम पर पड़ने वाला है, ना कि नॉर्मलाइजेशन का। इस पर आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, 2 से 3 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा नंबर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अब दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तब फाइनल मार्कशीट फाइनल आंसर शीट आएगी, उसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चन रिजेक्ट किए गए और कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट किए गए, और आपके कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े हैं, कितने घटे हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, मैंने समझाने की कोशिश की है। हालांकि मैं इसे प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फार्मूला दिखाया है। आप चाहे तो कुछ आंकड़े लेकर 2-3 शिफ्ट के कुछ आंकड़े लेकर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके एक उदाहरण के तौर पर आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम जो नंबर से लेंगे बहुत कम लेंगे, और जो परीक्षा होती है उसमें हजारों में स्टूडेंट बैठते हैं और उनके जो कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। ठीक, फिर भी दोस्तों आपकी एग्जाम में ज़्यादा 3 या 4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आपत्तियाँ और कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं और कितने आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन, और 100% होगा, और देखते हैं कैसे कितने कितने नंबर बढ़ते हैं और किसको किसको फायदा होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान भी हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ भी जाते हैं। मैंने भी वैक्यूम की बहुत सारे एग्जाम से दी, मेरे भी कम से कम 2 से 3 नंबर अभी तक कम ही हुए। अभी तक मैंने जितनी एग्जाम्स दी उसमें मेरा रिकॉर्ड है, कभी भी नंबर मेरे तो नहीं बढ़ते। बहुत सारे कैंडिडेट्स के बढ़ते हैं, शायद में इजी शिफ्ट में मेरा हमेशा नंबर आता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।